जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 4 दहन और ज्वाला। देखिए बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हमें दहन के बारे में पढ़ना है और ज्वाला के बारे में पढ़ना है। देखिए क्या होता है, जब भी हम किसी भी चीज़ को बेटे जलाते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर हम जलाते हैं तो बेटे वो दो तरीकों से जलती है, या तो उसके अंदर ज्वाला प्रकट होती है या तो केवल दहन होता है। देखिए इसके बारे में हम अच्छे और डीपली पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, देखिए हम किस किस चीज़ों को जलाते हैं, हम गोबर को, लकड़ी को, कोयले को, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित यानी कि सीएनजी वगैरह जो होगी, गैस जो होगी, उन सबको जलाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, मोमबत्ती हम देखे हैं कि बेटे ज्वाला के साथ जलती है, यानी कि जब भी हम मोमबत्ती जलाते हैं तो उसके अंदर से फ्लेम निकलती है ना, लेकिन कोयले के अंदर से फ्लेम नहीं निकलती, कोयला केवल ऐसे तपता है, ठीक है, तो तपता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि भैया ऐसे कौन से पदार्थ हैं कि जो ज्वाला के साथ जलते हैं, या फिर कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो ज्वाला उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही है बेटे कि दहन क्या होता है, ठीक है। दहन होता क्या है, हम देखते हैं कि बेटे क्या होता है, कास्ट कोयला हवा में जलता है। जब कोयले को हवा के अंदर जलाया जाता है तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ऊष्मा निकलती है, प्रकाश निकलती है। यानी कि जब किसी भी चीज़ को जलाते हैं, वैसे तो कोयले की बात हो रही है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है कोयले को जलाने पर, ठीक है। ऊष्मा यानी कि प्रकाश, थोड़ी गर्मी निकल रही है, हीट निकल रही है, और साथ ही साथ में रोशनी यानी कि प्रकाश भी निकल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई रासायनिक प्रक्रम ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर पदार्थ, कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है। देखिए कोई भी चीज़ जो जलती है उसके लिए बेटे ऑक्सीजन का होना उस टाइम पर बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है, O2 एक ऐसी गैस है जो क्या करती है, जलने में सहायता देती है ना। बिना ऑक्सीजन के हम आग नहीं लगा सकते हैं। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि रासायनिक प्रक्रम जिसके अंदर पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है दहन कहलाता है, ठीक है। इसको ऐसा कैसे याद कर लीजिएगा कि रासायनिक प्रक्रम ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा और ऊष्मा देगा, ठीक है, हीट देगा, तो उसको बोलेंगे हम दहन, ठीक है। और जिस पदार्थ को जलाया जाता है उसको बोलते हैं दाह्य पदार्थ, ठीक है, यानी कि दाह्य बोलते हैं, या फिर दाह्य की जगह हम ईंधन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो ईंधन होता है बेटे, चाहे ये ठोस हो, चाहे द्रव हो, या गैस भी हो सकता है। ठोस जैसे कि उपले वगैरह हो गए, ठीक है। द्रव में आपका हो गया सीएनजी हो गया, या पेट्रोल हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। और गैसेस फॉर्म में भी आपका सीएनजी गैसेस फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि बेटे कभी कभी दहन के समय ज्वाला आती है, ठीक है, या फिर कभी कभी एक लौ के रूप में प्रज्वलित हो जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं चैप्टर के अंदर और क्या क्या है। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको ना एक तीन कैटेगरी दे दी, ठीक है, तीन यहाँ पे आपको एक क्रियाकलाप के अंदर तीन कंडीशन दे दी कि भैया यहाँ पर मोमबत्ती जलाई है, नीचे से भी हवा पास हो सकती है, ऊपर से भी हवा पास हो सकती है। तो मैंने आपको पहले बताया कि भाई बिना ऑक्सीजन के, बिना हवा के कोई भी चीज़ जलती नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर वहाँ पर किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है। तो ये वाली पहली जो कंडीशन है, कंडीशन ए के अंदर क्या है, नीचे से भी ऑक्सीजन जा सकती है यानी कि हवा जा सकती है, और ऊपर से भी खुला है तो ऊपर से भी ऑक्सीजन आ सकती है। तो यहाँ पर आराम से मोमबत्ती जल रही है। लेकिन दूसरे वाले में क्या है, मोमबत्ती नीचे से बंद कर दिया, बस ऊपर ऊपर से ऑक्सीजन आ सकती है। तो यहाँ से क्या हुआ, मोमबत्ती थोड़ी देर के लिए जली, फिर जिसमें धुआं उठने लग गया। लेकिन जब यहाँ से पूरी तरफ से बंद कर दिया गया, इसके अंदर हवा ही नहीं बची, तो ये पूरी तरीके से क्या हो गई बेटे, बंद हो गई, ठीक है। यही हम नीचे भी देखेंगे कि भैया ए के अंदर क्या हुआ, मोमबत्ती निर्बाध रूप से यानी कि बिना किसी बाधा के जलती रही वो, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हवा दोनों तरफ से प्रवेश कर रही थी, ठीक है। लेकिन बी में क्या हुआ, चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाई, तो ज्वाला में कंपन हुआ, फ्लक्चुएट हुई, ऐसे ऐसे हिलने लगी ज्वाला, और फिर बाद में धुआं उत्पन्न हो गया, बुझ गई वो, ठीक है। सी के अंदर तो ज्वाला बुझ ही जाएगी क्योंकि उसे वायु ही नहीं मिल पा रही। तो इसलिए हम बोल सकते हैं सीधा सीधा कि भाई बिना ऑक्सीजन के, या फिर बिना, हिंदी में मतलब नॉर्मल बोले तो वायु के, हम किसी भी चीज़ को बेटे नहीं जला सकते, ठीक है, नहीं जला सकते, कोई भी चीज़ नहीं जल सकती बिना हवा के, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है बेटे, यहाँ पे दे रखा है कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। यानी कि जो हमारा सन है बेटे, वो सन क्या है, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके पास अपनी खुद की ऊष्मा भी है, खुद का प्रकाश भी है। तो क्या बेटे वो एक प्रकार का दहन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया ये एक नाभिकीय अभिक्रिया है, एक एटम रिएक्टर के टाइप का कुछ है ये, ठीक है। इसको आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, इसके बारे में इन्होंने बोल रखा है, ठीक है। तो अब क्या होता है बेटे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, हमें पता चल गया कि भाई आग जो है वो बिना हवा के नहीं जल सकती, ठीक है। तो अब इसको बुझाएंगे कैसे, ये सवाल आता है, ठीक है। देखिए आपने सुना होगा जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। अब कंबल से क्यों ढक देते हैं, क्योंकि हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं भाई, कंबल से इसलिए ढक देते हैं ताकि उस व्यक्ति के ऊपर से जो हवा है, ठीक है, जो हवा उसको सपोर्ट कर रही है फायर को, ठीक है, और वो हवा का जब वो कट कर देंगे, हवा को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो फायर क्या होगी बेटे, अपने आप ही बुझ जाएगी। इसलिए क्या करते हैं हम, पूरी तरीके से किसी भी चीज़ को कंबल से लपेट देते हैं, ठीक है।
अब आगे देखेंगे कि हमने क्वेश्चन देखेंगे कि अब कुछ अनुभव देखेंगे कि भैया एक माचिस की तिल्ली अपने आप जल उठती है, ये किस प्रकार जलाई जाती है। कागज़ के टुकड़े को जलाने का अनुभव दिखाएंगे हम, ठीक है। लकड़ी के एक टुकड़े को जलती माचिस की तिल्ली उसके पास लाकर जलाते हैं, तो ये सब कैसे जल जाता है उसके बारे में देखेंगे। जंगल में आग कैसे लग जाती है, ठीक है ना। गर्मियों के मौसम में ये आपस में रगड़ खाने घर्षण की वजह से होता है ये सब, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, अब हम एक हेडिंग देखेंगे कि भाई ज्वलन ताप। ज्वलन ताप क्या होता है, वो न्यूनतम, वो कम, न्यूनतम यानी कि बेटे कम से कम, क्या न्यूनतम मतलब कम से कम, वो कम से कम तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ जलने लग जाए उसको उस पदार्थ का ज्वलन ताप बोलेंगे। यानी कि ऐसा तापमान जिस पर कोई भी वस्तु जलना शुरू कर दे, वो उस वस्तु का क्या कहलाएगा बेटे, ज्वलन ताप कहलाएगा, ठीक है। और ये हर वस्तु का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि भैया देखो जैसे पेट्रोल है वो बहुत जल्दी जलता है, लेकिन वही उपले को या कोयले को जलाने में टाइम लगता है। तो हर किसी भी वस्तु का क्या होता है बेटे, ज्वलन ताप अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बता भी रखा है कि भाई माचिस की तिल्ली माचिस के डिबिया के बगल में रगड़ने पर क्यों जल जाती है, ठीक है। अब ये इसके बारे में पढ़ेंगे, एक सेकंड हो जाइए, पहले यहाँ पे देख लीजिए। देखिए क्या होता है बेटे, हमने पाया कि दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। यानी कि जब तक, मान लीजिए अगर एग्जाम्पल के रूप में ले, मान लीजिए हमारे पास क्या बेटे कोयला है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस मैं आपको, ये कोयला है। अब हमें पता है कि कोयला क्या हो रहा है, एग्जाम्पल के रूप में देखें कि कोयला बेटे 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेगा, जलना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये मान लेंगे कि कोयले का जो ज्वलन ताप है, कोयले का जो ज्वलन ताप है वो कितना 100 डिग्री सेल्सियस है। तो अब कोयला जो होगा ना बेटे, जब तक 100 डिग्री सेल्सियस वो नहीं पहुंच जाएगा, ठीक है, तब तक वो जलेगा ही नहीं। यानी कि कोई भी वस्तु जब तक वो अपनी ज्वलन ताप को पार ना कर ले तब तक वो नहीं जलती है, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है। जब तलने वाले लंबे बर्तन के अंदर तेल लंबे समय तक रखेंगे तब वो जलता है, ठीक है। जैसे सरसों का तेल है, एक तरफ आप पेट्रोल लो या फिर एक तरफ आप सरसों का तेल लो, एक तरफ मिट्टी का तेल लो, ठीक है। मिट्टी का तेल में जरा सी तिल्ली दिखाओ वो जल जाएगा, लेकिन सरसों के तेल को तिल्ली दिखाओगे क्या वो जलेगा, नहीं जलेगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं पूरा उसको जिसमें भी मैं खाना बना रहा हूँ उसको मैं पूरी तरीके से एकदम गर्म कर दूं, और जो सरसों का ज्वलन ताप है उससे भी हाई फ्लेम पे गर्म करके और सरसों का तेल डालूं, तो एकदम से आपने ढाबे वगैरह में देखा होगा, क्योंकि वो गर्म करके तो आग उड़ती है ना, तो यानी कि सरसों का तेल भी जलेगा। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा बेटे, ज्वलन ताप से पार करवाना होगा, ठीक है। तो किसी भी वस्तु को जलाना होगा तो उसका ज्वलन ताप हमें क्रॉस करवाना होगा, ठीक है। कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल लकड़ी अपने आप नहीं आग पकड़ते, थोड़ा गर्म कर देंगे तो वो आग पकड़ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बेटे माचिस का इतिहास बता रखा है कि माचिस के अंदर क्या क्या इवोल्यूशन हुए, माचिस कैसे आई हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र के अंदर, ठीक है, गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे, ठीक है। जो आधुनिक वाला है, जो आज के टाइम की है, ये 200 साल पहले के करीब आसपास में आई है, ठीक है। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस, इनका मिश्रण करके या कुछ गोंद और स्टार्च को मिलाकर लकड़ी से बनी माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगाया जाता था। जब इसे किसी खुदरी जगह पर रगड़ा जाता था तो घर्षण के कारण ऊष्मा निकलती। हमने पता है ना कि भाई जब भी घर्षण होता है, आप आपस में हथेलियों को अगर रगड़ के भी देखेंगे तो हथेलियाँ गर्म हो जाएंगी। यानी कि जहाँ पर भी घर्षण होता है वहाँ पर क्या आती है बेटे, ऊष्मा प्रकट होती है, ठीक है। तो उस ऊष्मा के कारण जो श्वेत फास्फोरस है वो जलना शुरू कर देता है, ठीक है। इस प्रकार से माचिस बेटे जल जाती थी, ठीक है। लेकिन श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वालों, माचिस का उपयोग करने वाले दोनों के लिए खतरनाक होता था। तो इसीलिए आज के टाइम पर क्या करते हैं, माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट लगा रखता है, ठीक है। इसको नहीं डालते हैं श्वेत फास्फोरस को, ठीक है। इसकी जगह पर लाल फास्फोरस लगाते हैं, ठीक है। जब ये रगड़ा जाता है ना, ये कम खतरनाक होता है, लेकिन जब इसको रगड़ते हैं ना खुदरी सतह पर तो ये कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में बदल जाता है, ठीक है। आप अगर जला के देखेंगे ना तो रेड वाला वाइटिश हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा निकालता है, मतलब, ठीक है, जिससे कि एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। ये सारे के सारे जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे जलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया बेटे, इन्होंने एक कागज लिया, इस कागज के नीचे आग लगाई। नॉर्मल कागज में आग लगाएंगे तो सीधा सीधा जलना शुरू कर देगा, हम सबको पता है। लेकिन अगर मैं कागज के अंदर पानी डाल दूं, ठीक है, अब मान लीजिए कि ये जो कागज था ये 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जल जाएगा, है ना। इसका ज्वलन तापमान के चलो कि 10 डिग्री सेल्सियस था, तो 10 डिग्री सेल्सियस में अगर ये फ्लेम हुई तो ये जलना शुरू कर देगा। लेकिन जब इसके अंदर पानी डल जाएगा तो इसका ज्वलन ताप बेटे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो
तो इसीलिए पानी डालने पर ये कागज भी नहीं जलेगा, क्योंकि पानी का ज्वलन ताप कागज के ज्वलन ताप से ज़्यादा है, और जब तक कागज पानी नहीं उबल जाएगा तब तक कागज नहीं जलेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जल का ताप जो ज्वलन ताप होता है वो कागज के ज्वलन ताप से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए कागज नहीं जलेगा। ठीक है, अब एक और टॉपिक आता है कि भाई ज्वलनशील ज्वलनशील पदार्थ यानी कि ज्वलनशील जलने वाले ऐसे पदार्थ जो आग पकड़ ले। ठीक है, ज्वलन ताप बहुत कम होता है कुछ चीज़ों का, जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। यानी कि जिन पदार्थों का ज्वलन ताप कम होगा, ठीक है, और वो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, उनको बोलते हैं हम ज्वलनशील पदार्थ। जैसे कि पेट्रोल, अल्कोहल और एलपीजी। ठीक है, ये हमारे क्या है बेटे, ज्वलनशील पदार्थों के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम आग पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं, इसको समझने से पहले हमने देखा, पहले ऊपर हम एक चीज़ तो देख चुके हैं, जस्ट दो चीज़ों के बारे में हमने बात करी है। एक बार ध्यान से देखिए बेटे, इसको देखने से पहले हमने सबसे पहले ऊपर देखा था, कोई भी चीज़ अगर जलेगी तो उसके लिए भैया वायु चाहिए। क्या चाहिए बेटे, वायु चाहिए। और अभी अभी हमने देखा कि भाई ज्वलन ताप भी होता है कुछ, है ना, कि भैया जब तक ज्वलन ताप क्रॉस नहीं होगा किसी भी चीज़ का, तब तक वो चीज़ नहीं जलेगी। तो यानी कि अगर हमें आग बुझानी हो तो इन दोनों चीज़ों पर हमें टैकल करना होगा। या तो भैया हवा की सप्लाई बंद कर दो, या तो ज्वलन ताप ही कम कर दो। ठीक है, तब वो क्या होगा, वो वस्तु नहीं जलेगी। लेकिन अधिकतर मात्रा में हम इसको प्रेफर करते हैं। वो क्यों, देखिए, मान लीजिए एक बिल्डिंग में आग लग गई है, तो बिल्डिंग का ज्वलन ताप तो भैया वहाँ पे दाएं पदार्थ तो ईंधन तो सब कुछ है, सब कुछ जलेगा, तो ज्वलन ताप तो इतना हो जाएगा कि उसे बुझाया नहीं जा पाएगा, कम नहीं किया जा पाएगा इतनी जल्दी से। लेकिन वायु को अवरुद्ध कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, देखिए, हमने देखा था कि ऑक्सीजन जो होती है वो क्या करती है, वो फायर को सपोर्ट करती है, आग जलाने का काम करती है। ठीक है, सपोर्ट करती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या तो पानी डाल दो। ठीक है, पानी की सप्लाई से ऑक्सीजन मतलब वो जो क्या होगा, हवा की सप्लाई रुक जाएगी। या इसके अलावा CO2 सबसे बेस्ट ऑप्शन है आज के टाइम पर। ठीक है, तो देखिए, चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं तो और भी अच्छे से समझ आएगा। देखिए क्या होता है, जल, पहले तो जल ही कहा गया, जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है, यानी कि ज्वलन ताप को कम कर देगा। ठीक है, जिससे ताप क्या हो जाएगा बेटे, कम हो जाएगा। तो ये एक सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा कि भाई पानी डाल दो, पानी से ज्वलन ताप कम हो जाएगा, और वो चीज़ क्या हो जाएगी बेटे, आग फैलनी बंद हो जाएगी। जल की वाष्प जो है जल ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेगा, यानी कि जल की बूंदे जो है, ये जो भाप है उसकी जो जल वाष्प है, वो क्या करेगा, पदार्थ को घेर लेगा, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाएगी, हवा उस तक नहीं पहुंचेगी और आग बुझ जाएगी। ठीक है, लेकिन अब मान के चलो इसके अंदर भी तीन चीज़ें आवश्यकताएं होती है आग उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, ईंधन, ठीक है, आग, अगर हमें आग लगानी है, कहीं पर भी आग लगानी है, तो ईंधन चाहिए, यानी कि कोई ना कोई जलाने वाला पदार्थ चाहिए। ठीक है, वायु चाहिए और ऊष्मा चाहिए। ठीक है, ज्वलन ताप अधिक करने के लिए इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया सकते हैं। यानी कि अगर ईंधन हटा दो तो आग बुझ जाएगी, वायु बंद कर दो तो आग बुझ जाएगी, या ऊष्मा को कम कर दो तो भी आग बुझ जाएगी। ठीक है, आग बुझाने वाले कार्य, वायु का प्रवाह काटना सबसे अच्छा होता है। ठीक है, या ईंधन का ताप कम करना, ये दोनों तरह के हो सकते हैं। ठीक है, ये अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। ईंधन को क्यों नहीं हटा सकते, जो मैंने आपको बताया था, मान लीजिए बेटे किसी भवन में यानी बिल्डिंग में आग लगी, तो बिल्डिंग को कहाँ से हटा देंगे, क्रेन थोड़ी लाएंगे उसको हटाने के लिए। ठीक है, तो ईंधन, उस टाइम पे ईंधन क्या होगा, पूरा भवन ही ईंधन होगा। तो ऐसे में हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो भैया वायु का प्रवाह बंद करने की कोशिश करेंगे, या फिर हम ईंधन का ताप कम करने की कोशिश करेंगे, पानी डालकर जो भी करना है वो सब करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, ये इसके अंदर हम देखें तो इसके अंदर क्या बेटे, CO2 होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई को कार्बन डाइऑक्साइड बंद कर देती है, तो सीधा सीधा आग बुझ जाती है। ठीक है, जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक होता है, परंतु जल तभी कार्य कर सकता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं पर आग लगी हो। अच्छा, मान लीजिए बिजली में आग लग जाए, अगर बिजली वाली चीज़ों में आग लग जाए और आपने बिजली वाली चीज़ों में अगर आपने आग लगी है और वहाँ पर आपने जल डाल दिया, H2O डाल दिया, तो हम सभी को पता है भैया, ये जल, पानी डालने से तो बिजली फैल जाएगी ना। तो बिजली वाली चीज़ों में अगर आग लगती है तो हमें जल कभी भी नहीं डालना चाहिए भाई, कभी भी नहीं डालना चाहिए। उस टाइम पर हम इस्तेमाल करते हैं CO2 के सिलेंडर्स का। ठीक है, अग्निशामक सिलेंडर होते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आग बुझाने वाले को हानि हो सकती है। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने के लिए भी जल का उपयोग करना उचित नहीं होता, क्योंकि वो फैल जाता है। ठीक है, क्योंकि जल क्या होता है, तेल से भारी होता है, और वो नीचे चले जाएगा, तेल नीचे चले जाएगा, और जल नीचे चलेगा, तेल ऊपर आ जाएगा, जिससे कि आग और फैल सकती है। तो इसलिए क्या करते हैं बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक
उस टाइम पे काम में आएगा। ये क्या करता है, आग को एक कंबल की तरह लपेट लेता है, जिससे कि सप्लाई रुक जाएगी उसकी ऑक्सीजन की, और ये बंद हो जाएगा। ठीक है, अभी कार्बन डाइऑक्साइड पाउडर फॉर्म में भी आता है। ठीक है, इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा, पोटेशियम कार्बोनेट जैसे रसायन पाउडरों का भी भारी मात्रा में छिड़काव किया जाता है। ठीक है, अब दहन के प्रकार की बात करें, दो प्रकार की दहन हो जाएगी बेटे। एक होगा तीव्र दहन, एक होगा स्वतः दहन। तीव्र दहन क्या होता है, गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होगी। जब कोई भी चीज़ तेजी से जले, ठीक है, और उसके अंदर से ऊष्मा प्रकाश उत्पन्न हो, इसको हम बोलेंगे तीव्र दहन। और जो कोई अचानक से जल जाए, ठीक है, अचानक से जल जाए, उसको बोलेंगे स्वतः दहन। ठीक है, अपने आप ही लग जाए आग। ठीक है, कोयले की खानों में कोयले की धूल से ये जो है अपने बार बार बहुत सारे खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं, या जंगल के अंदर भी अपने आप अग्निकांड हो जाते हैं। ठीक है, पत्ते जो करते हैं आपस, सूखे पत्ते आपस में रगड़ खाते हैं, वो ऊष्मा प्रकट होती है तो वो जल जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर तो आग मनुष्य की लापरवाही से ही लगती है बेटे। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है बेटे, विस्फोट। ठीक है, अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। जब क्या करते हैं, त्योहारों पर आतिशबाजी करते हैं, पटाखे जलाते हैं, तो आकस्मिक यानी कि अचानक से एक अभिक्रिया होती है, जिसमें ऊष्मा प्रकाश तो आते ही आते हैं, लेकिन जब ध्वनि भी आती है साथ में तेज ध्वनि आती है, तो इसमें क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटे विस्फोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्फोट। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा कि भैया ज्वाला के प्रकार बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा आ जाइए, ज्वाला की संरचना के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे आ जाइए, ज्वाला की संरचना की जब हम बात करते हैं ना, तो बेटे जो ज्वाला के सबसे ऊपर का भाग होता है ये, ठीक है, सबसे ऊपर का ये जो भाग होता है, सबसे ऊपर वाला, ये सबसे गर्म भाग माना जाता है। पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र सबसे गर्म होता है, और सबसे नीचे वाला जो होता है बेटे, वो सबसे काला जो भाग होता है बिना जली मोमबत्ती का, सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है। ये सबसे कम गर्म वाला जगह होती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये डायग्राम आप याद करके चले जाएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आगे देखिए क्या होता है, ये हमने देख लिया ना कि भैया मिट्टी का तेल पिघली हुई मोमबत्ती के साथ ऊपर उठते हैं, दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। अच्छा, ज्वाला डिपेंड करता है कि किस चीज़ को आप जला रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ज्वाला का कलर होगा। ठीक है, लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता तो ज्वाला नहीं देता। ठीक है, अच्छा आप ये क्वेश्चन भी आया था ना स्टार्टिंग में कि भैया जो कोयला वगैरह है वो ऊष्मा मतलब लौ क्यों नहीं आती उसमें, तो उसमें इसलिए नहीं आती क्योंकि उसमें कोई वस्तु वाष्पित ही नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन जब भैया हम मिट्टी का तेल वगैरह जलाते हैं तो ये वाष्पित होते हैं, और इन्हीं की फ्लेम्स हमको दिखाई देती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, ये हमने कर लिया। ठीक है, इसके ये पूरा का पूरा डायग्राम देख के जाइएगा। ठीक है, अगला बात करते बेटे, ईंधन क्या है, ईंधन होता क्या है। लकड़ी, काष्ठ, कोयला या एलपीजी, पेट्रोल, जो भी हम जला रहे हैं, ये सारे के सारे पदार्थ ईंधन है, हम देख चुके हैं। दाह्य पदार्थ भी बोला था ना हमने स्टार्टिंग में, इनको दाह्य पदार्थ है ये, सॉरी ये क्या है बेटे, दाह्य पदार्थ है। ठीक है, हमने इनके बारे में पढ़ा था कि ये दाह्य पदार्थ है सारे के सारे। ठीक है, अच्छा ईंधन वो होता है जो सहजता से उपलब्ध हो, यानी कि सहज मतलब आसानी से कोई भी ईंधन अगर मिल जाए, वो अच्छा ईंधन है भाई। ठीक है, और अच्छा, और भी अच्छा कब बन जाएगा, जब वो बेटे आसानी से जल जाएगा। ठीक है, और भी अच्छा कब बन जाएगा, जब कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़े। ठीक है, जैसे कि सीएनजी की अगर हम बात करें तो वो गंदी चीज़ें नहीं छोड़ता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ज़्यादा नहीं छोड़ता है, तो उसको डायरेक्टली हम जला सकते हैं। ठीक है, तो संभवतः ऐसा कोई ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके आज के टाइम पर। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे ईंधन क्या होता है बेटे, कुछ ना कुछ तो उनमें गड़बड़ी है। ठीक है, अब सीएनजी भी प्रॉपर पॉल्यूशन नहीं करता, लेकिन थोड़ा बहुत तो वो भी करता ही करता है। ठीक है, आगे देखिए। अब ईंधन क्या है ये तो हमने देख लिया। ईंधन की दक्षता, दक्षता यानी कि 1 किलो, याद रखना कि 1 किलो ईंधन अगर हम जला रहे हैं तो वो कितनी ऊष्मा प्रदान कर पा रहा है हमको, वही उसकी क्या हो जाएगी बेटे, दक्षता हो जाएगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है 1 किलोग्राम पूर्ण दहन के बाद ऊष्मा की ऊर्जा की मात्रा जो होती है ऊष्मीय मान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम में नापते हैं, और यही हमारी क्या होती है, ईंधन की बेटे दक्षता होती है कि 1 किलो अगर हमने कोई भी ईंधन जलाया, चाहे पेट्रोल जलाया है, चाहे कोयला जलाया है, या कुछ भी जलाया है, जितनी उससे ऊष्मा निकलेगी वही उसकी क्या होगी बेटे, दक्षता कहलाई जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे। ईंधन से दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। अच्छा, इसके अंदर 4 पॉइंट है, अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है ये कि भैया क्यों ईंधनों को जलाना हानिकारक है। सबसे पहला, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल या कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन के कण छोड़ते हैं। ठीक है, ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं, यानी कि पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं, और श्वास रोगों को फैलाने में ये काम करते हैं। ठीक है, बीमारी फैल सकती है सांस की। ठीक है, दूसरा, अगर आधे जले हुए रह गए, ठीक है, पूरे नहीं जले, आधे जले हुए रह गए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ेंगे जो जहरीली गैस है बेटे। ठीक है, बंद कमरे में आपने देखा होगा कि भाई सर्दियों में तो ज़्यादा न्यूज़ आती है कि भाई लोग मर गए, कमरे के अंदर ही आग जला के सोए थे, मर गए।
ठीक है, कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है इससे, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है जो कि अपूर्ण दहन से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, जला के कभी भी ईंधन वगैरह को जला के सोना नहीं चाहिए, कमरा बंद करके खासकर तो। ठीक है, तीसरा, ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, जो कि विश्व उष्ण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हमारी धरती को गर्म करती है। ठीक है, इसके अलावा बेटे कोयले डीजल के दहन से सल्फर ऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, ये दम घोटू या संक्षारक गैस होती है। ठीक है, इसके अलावा पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन की गैस छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुसते हैं, तो सल्फर और नाइट्रोजन जब मिल जाते हैं तो बेटे अम्लीय वर्षा होती है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, वो भी हमारे भवनों के लिए, फसलों के मिट्टी वगैरह के लिए। ठीक है, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल पेट्रोल, अब सीएनजी हो रही है इस्तेमाल। ठीक है, सीएनजी सल्फर नाइट्रोजन अल्प मात्रा में करती ये भी है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में करती है। ठीक है, सीएनजी को एक स्वच्छ ईंधन के रूप में भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो बेटे ये सब चीज़ें हैं। देखिए, सदियों से लकड़ी का उपयोग घरेलू औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा था, परंतु अब इसका स्थान कोयले एलपीजी जैसे स्थानों ने ले लिया है। अभी भी हमारे देश में बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि आसानी से उपलब्ध हो जाती है। परंतु लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं निकलता है, जो मनुष्यों के लिए बेटे हानिकारक है और श्वसन यानी कि सांस की बीमारियों से हमें ग्रसित ये कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा वृक्षों की कटाई का वनोन्मूलन का कारण भी बनता है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, अब बेटे जब भी आप चैप्टर करके जाते हैं तो ये जो प्रमुख शब्द होते हैं ना, इनको जरूर पढ़ के जाया करें। ठीक है, क्योंकि इनमें से 2-2 3-3 नंबर के तो क्वेश्चन, 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो तो इन्हीं के अंदर से आ जाते हैं। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशंस भी अगर इनकी आप अच्छे से याद करके चले गए ना, तो इसी में से आपके 2-2 नंबर के तो क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर होता है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।